हेलो चिल्ड्रन। हमारे पिछले वीडियो में हमने रेडियो एक्टिविटी के बेसिक्स के बारे में जाना था, यानी कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन पता लगाई थी। इस वीडियो में हम उसी कंसेप्ट को लेके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है, हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज़ 100 माइक्रोसेकेंड्स। कोई एक एलिमेंट होगा, उसकी हाफ लाइफ है 100 माइक्रोसेकेंड्स। तो कितने टाइम के बाद उसका सिर्फ 1/16 पार्ट बचेगा। ओके, मतलब कुछ एटम्स थे, वो डीके होते गए होते गए होते गए होते गए, अब सिर्फ 1/16 नंबर ऑफ एटम्स ही बचे हैं। तो ऐसा कितने टाइम के बाद होगा? तो चिल्ड्रन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इनिशियली द नंबर ऑफ एटम्स वर n0। तो इनिशियली n0 नंबर ऑफ एटम्स थे। अब अगर एक हाफ लाइफ बीत जाए, तो आपको पता है कि एटम्स हो जाते हैं आधे, एक्टिव एटम्स आधे हो जाते हैं। तो अभी एक्टिव एटम्स कितने हो गए हैं? n0/2। अब अगर एक और हाफ लाइफ बीत जाए, तो n0/2 का भी आधे एटम्स बचते हैं। तो अब बचे हैं n0/4। अब एक और हाफ लाइफ अगर बीत जाए, तो n0/4 के भी आधे बचेंगे, यानी कि n0/8 एटम्स बचेंगे। अब अगर एक और हाफ लाइफ बीत जाए, तो n0/8 का आधा, यानी कि n0/16 एटम्स ही बचेंगे। और यही क्वेश्चन में बोला है, 1/16 कब बचेंगे, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो आंसर है 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ। तो आंसर है 4 हाफ लाइफ के बाद ऐसा होगा, आफ्टर 4 हाफ लाइफ। पर एक हाफ लाइफ तो 100 माइक्रोसेकेंड है, तो 4 हाफ लाइफ हो जाएगा 400 माइक्रोसेकेंड्स। तो 400 माइक्रोसेकेंड्स के बाद जो नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स है, the number of radioactive nuclei will become 1/16 of the original. अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ है 1 आवर। जो रेशियो है डीकेड एटम्स का, मतलब एटम्स जो रेडियो एक्टिविटी दिखा चुके हैं, और जो नॉन डीकेड एटम्स है उनका रेशियो है 15:1। तो जो रेडियो एक्टिविटी दिखा चुके हैं वो है 15, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई है वो एटम है सिर्फ 1। तो 15:1 का रेशियो है। 15 ने रेडियो एक्टिविटी दिखा दी है और 1 का रेडियो एक्टिविटी दिखाना अभी बाकी है। कितना टाइम इलैप्स हो चुका है, मतलब कितना टाइम पास हो चुका है? तो चिल्ड्रन, मान लेते हैं इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स थे n0। एक हाफ लाइफ हो चुकी है। अगर एक हाफ लाइफ होगी तो n0 का हो जाएगा n0/2। सिर्फ n0/2 बचे। तो बताओ डीके कितने हो गए होंगे? अगर आधे बचे तो आधे डीके हुए। अब ये रेशियो चेक करो, डीके हुए n0/2 और बचे हुए भी n0/2। ये रेशियो है 1:1। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1:1 आएगा ना। 1:1 तो हमें नहीं चाहिए। चलो, अगर एक और हाफ लाइफ पास हो जाए, एक और हाफ लाइफ पास हो गई, तो n0/2 के आधे ही बचेंगे, यानी कि n0/4 बचेंगे। ओके, n0 थे, बचे कितने? n0/4। तो अब तक टोटल डीके कितने हो चुके हैं? देखो, n0 थे, बचे 1/4, तो 3/4 डीके हो गए होंगे, बराबर ना। एक में से अगर 1/4 बचे तो डीके हुए होंगे 3/4। अब इन दोनों का रेशो लो मन में, डीके अपॉन नॉन डीके का रेशो है 3:1। 3:1 का रेशो नहीं चाहिए, एक और हाफ लाइफ करवा लेते हैं। अगले हाफ लाइफ में n0/4 का भी आधा हो जाएगा, यानी n0/8। n0 थे, अब सिर्फ n0/8 बचे, तो डीके कितने हो गए होंगे? 7n0/8। इसमें से ये माइनस कर दो तो 7n0/8 डीके हो चुके हैं। अब रेशो लेके देखो, इन दोनों का रेशो लो। देखो, ये 7 गुना बड़ा है,
तो डीके अपॉन नॉन डीके का रेशियो है 7:1। तो और आगे बढ़ते हैं, मान लो एक और हाफ लाइफ पास हो जाए तो n0/8 का भी आधा हो जाएगा, n0/16। अगर n0/16 बचे हैं तो डीके कितने हुए होंगे, 15n0/16, बराबर ना। अगर इसमें से n0/16 माइनस कर दो तो 15n0/16 बचेगा। तो अब इनका रेशो देखो, अब इन दोनों को देखो, ये इसका 15 गुना है, दिस इज 15 टाइम्स दिस। तो डीके अपॉन नॉन डीके का रेशियो 15 टाइम्स आ जाएगा। तो यानी कि ये है रिक्वायर्ड कंडीशन। तो कितने हाफ लाइफ पास हो चुके हैं, 1 2 3 4 हाफ लाइफ पास हो चुके हैं। तो द आंसर इज, ये रेशियो 4 हाफ लाइफ के बाद मिलेगा। पर एक हाफ लाइफ तो 1 आवर है, तो 4 हाफ लाइफ के हो जाएंगे 4 आवर्स। तो आफ्टर 4 आवर्स 15/16 डीके हो जाएंगे, 1/16 डीके नहीं हो पाएंगे, और डीके अपॉन नॉन डीके इन दोनों का रेशियो लो तो ये देखो 15 गुना बड़ा है, तो इन दोनों का रेशियो लोगे तो आंसर आएगा 15:1। अगला क्वेश्चन, 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ए और बी। ठीक है भाई, लिख देते हैं। 2 सैंपल है ए और बी। ए का हाफ लाइफ है 20 मिनट और बी का हाफ लाइफ है 40 मिनट। इनिशियली दोनों के पास सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, क्वेश्चन में लिखा है। तो ठीक है भाई, इसके न्यूक्लियाई मान लेते हैं n0, इसके न्यूक्लियाई भी मान लेते हैं n0। 80 मिनट्स के बाद रेशियो ऑफ डीकेड ऑफ ए एंड बी, यानी ए के कितने डीके हो चुके होंगे और बी के कितने डीके हो चुके होंगे, उसका रेशियो लेना है। तो चलो करते हैं। चिल्ड्रन, ए के पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है n0, तो 20 मिनट इसकी हाफ लाइफ है। तो 20 मिनट के बाद क्या होगा, 20 मिनट के बाद इसके पास बचेंगे n0/2, क्योंकि हाफ लाइफ के बाद आधे हो जाते हैं। और 20 मिनट के बाद क्या होगा, n0/2 का भी आधा हो जाएगा, n0/4। और 20 मिनट के बाद n0/8। एक और 20 मिनट के बाद n0/16। करेक्ट। तो n0 थे, तो देखो 20 40 60 80, तो 80 मिनट्स का अपन ने हिसाब कर लिया, 20 मिनट्स 40 मिनट्स 60 मिनट्स एंड 80 मिनट्स। तो 80 मिनट्स का हिसाब किताब हो चुका है। तो 80 मिनट्स के बाद क्या होगा, ए के पास n0 थे, पर 80 मिनट्स के बाद n0/16 ही बचे। तो डीके कितने हो गए, therefore डीके ऑफ ए इज, थे n0, बचे कितने n0/16, यानी 15 n0/16 डीके हो गए। देखो आप माइनस करो, n0 माइनस n0/16, 15 n0/16 डीके हो गए। ओके, अब बी के साथ भी करते हैं। बी की हाफ लाइफ है 40 मिनट, तो 40 मिनट के बाद क्या होगा, बी का जो n0 है वो हो जाएगा n0/2। और 40 मिनट के बाद क्या होगा, n0/2 हो जाएगा n0/4। तो चिल्ड्रन, बी हर 40 मिनट में आधा हो रहा है। तो 40 मिनट 80 मिनट्स का हिसाब हो गया। अपने को हिसाब 80 मिनट्स का करना है ना, 80 मिनट्स का हिसाब किताब हो गया अपना। तो बी जो n0 था वो 80 मिनट्स के बाद n0/4 हो गया। तो n0 से n0/4, तो डीके कितना हुआ हो गया, अगर 1/4 बचा तो डीके 3/4 हो गया होगा। तो डीके ऑफ बी इज 3/4 n0। अब इन दोनों का रेशो पूछा है, तो डीके ऑफ ए अपॉन डीके ऑफ बी इज 15/16 n0, 3/4 n0। n0 n0 कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा, 3 1 जा 3 5 जा, तो आंसर आ जाएगा 5/4। तो चिल्ड्रन, अब तक हमने जो 2-3 क्वेश्चन देखे वो जनरली ऐसी हाफ लाइफ के कंसेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। पर अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं
आगे के वो थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। ओके, तो अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो इतने ईजी नहीं रहेंगे। वैसे 70 to 80% क्वेश्चन वैसे ईजी क्वेश्चन ही होते हैं जैसे हमने पहले किए थे। तो 70 to 80% क्वेश्चन दूसरी टेक्निक से सॉल्व हो जाएंगे। अब बाकी के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफिकल्ट मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, पर थोड़े से अलग है। तो क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और अल्फा डीके हो रहा है उसका, तो डीके कांस्टेंट होगा λ1। और अगर उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ बीटा डीके हुआ तो उसका डीके कांस्टेंट होगा λ2। तो व्हाट विल बी द डीके कांस्टेंट अगर अल्फा और बीटा डीके साथ में होने लगे? तो क्वेश्चन का मतलब है अगर सिर्फ अल्फा डीके अकेला हो रहा है, सिर्फ अल्फा डीके हो रहा है, तो डीके कांस्टेंट की वैल्यू λ1। अगर सिर्फ बीटा डीके हो रहा है तो डीके कांस्टेंट का वैल्यू λ2। अगर अल्फा और बीटा डीके साथ में होने लगे तो डीके कांस्टेंट क्या होगा? इफ अल्फा एंड बीटा डीके ऑकर साइमल्टेनियसली, अगर अल्फा और बीटा डीके साथ में होने लगे तो क्या होगा? चिल्ड्रन वैसे डीके कांस्टेंट का यूनिट क्या है? डीके पर सेकेंड, करेक्ट ना? डीके कांस्टेंट की यूनिट आती है डीके पर सेकेंड। तो चिल्ड्रन आप सोच के बताओ, अगर सिर्फ अल्फा डीके हो रहा है तो λ1 डीके हो रहा है पर सेकेंड। अगर सिर्फ बीटा डीके हो रहा है तो λ2 डीके हो रहे हैं पर सेकेंड। अगर ये दोनों डीके साथ में चलने लगे, अल्फा डीके और बीटा डीके दोनों डीके साथ में चलने लगे, तो λ1 डीकेस भी होने लगेंगे और λ2 डीकेस भी होने लगेंगे। सो द टोटल डीकेस विल बिकम, द नेट डीके कांस्टेंट विल बिकम λ1 प्लस λ2। ओके, इसे कुछ इस तरह से समझो। सपोज एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर सिर्फ बॉयज बाहर जा रहे हैं तो λ1 बॉयज जाएंगे पर सेकेंड। अगर सिर्फ गर्ल्स बाहर जा रही है उस ग्रुप से तो λ2 गर्ल्स जाएंगी पर सेकेंड। अगर बॉयज और गर्ल्स दोनों जाने लगे साथ में तो λ1 प्लस λ2, दिस मेनी पीपल विल गो आउट ऑफ द ग्रुप। बस यही है। तो अगर सिर्फ अल्फा डीके अकेला हो रहा है तो डीके कांस्टेंट है λ1, बीटा डीके के लिए λ2। और अगर दोनों एक साथ डीके होने लगे, ओके, दोनों डीकेज एक साथ होने लगे तो λ1 डीके पर सेकंड भी होगा और λ2 डीके पर सेकंड भी होगा। तो इफेक्टिव डीके कांस्टेंट कितना हो जाएगा? λ1 प्लस λ2। अब चिल्ड्रन ब्रैकेट में आपको कुछ दिख रहा है, ब्रैकेट में लिखा है इस क्वेश्चन को रिपीट करना है विथ हाफ लाइफ T1 एंड T2 फॉर अल्फा एंड बीटा डीके रिस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन का, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन का मतलब समझो। ब्रैकेट वाला क्वेश्चन बोलता है अगर अल्फा डीके अकेला होगा, इफ अल्फा डीके अलोन टेक्स प्लेस, तो हाफ लाइफ है T1। और अगर बीटा डीके अकेला हुआ, सिर्फ बीटा डीके हो रहा है, तो हाफ लाइफ होगी T2। अब अगर दोनों अल्फा डीके और बीटा डीके साथ में होने लगे तो हाफ लाइफ क्या होगी? ओके, अल्फा डीके एंड बीटा डीके टुगेदर, अगर दोनों डीके साथ में होने लगे तो हाफ लाइफ क्या होगी? तो चलन बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट है, हमने अभी अभी देखा। इफेक्टिव डीके कांस्टेंट का वैल्यू होगा डीके कांस्टेंट बिकॉज ऑफ अल्फा प्लस डीके कांस्टेंट बिकॉज ऑफ बीटा। यह हमने थोड़ी देर पहले देखा। अब हमको पता होना चाहिए हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का। तो ऐसे लैम्डा का क्या फॉर्मूला हो गया? लैम्डा का फॉर्मूला हो गया नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन हाफ लाइफ।
तो लिख देता हूं। अब चिल्ड्रन उसे हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लैम्डा इफेक्टिव की जगह मैं लिख सकता हूं, लैम्डा इफेक्टिव की जगह लिख सकता हूं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन हाफ लाइफ इफेक्टिव। ओके, लैम्डा 1 की जगह लिख सकता हूं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट केस प्लस, सॉरी यहां पे बीटा बीटा लिखना चाहिए था या 2 लिखना चाहिए था। लैम्डा 2 को लिख सकता हूं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड केस। तो नेचुरल लॉगरिथम सब कट जाएंगे, सो 1 अपॉन हाफ लाइफ इफेक्टिव विल बिकम 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। ओके, और अगर आप इसको सॉल्व करो, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको मिलेगा द इफेक्टिव हाफ लाइफ इज T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। सो दिस इज द आंसर। चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन ऐसा है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ए, तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ए और ए की हाफ लाइफ है टी। ओके, तो ये जो भी है, कोई भी एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है ए, इसकी हाफ लाइफ है टी। अब क्वेश्चन में लिखा है अगर ए डीके होगा तो वो बी बनेगा, मतलब अगर ए रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा तो वो बी बनेगा। सो ए अगर डीके होगा तो बी बन जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है शुरुआत में कोई भी बी नहीं था, मतलब शुरुआत में सिर्फ ए था। ओके, फिर ए डीके होते 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 बी बनने लगा। तो शुरुआत में सिर्फ ए था, ए डीके हुआ, थोड़ा सा बी बना, फिर ए और डीके हुआ, बी और बना, फिर ए और डीके हुआ, बी बनते गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है ए, उसकी हाफ लाइफ है टी, ए डीके होता है बी में, शुरुआत में बी नहीं था, टी टाइम के बाद बी और ए का रेशो हो गया 0.3। तो आपको पता लगाना है ये कितने टाइम के बाद हुआ है। ओके, आफ्टर टाइम टी रेशो ऑफ बी एंड ए बिकेम 0.3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? तो देखो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले मान लेते हैं ए के पास स्टार्टिंग में N0 एटम्स थे। लेट ए हैव N0 एटम्स एट स्टार्ट। तो शुरुआत में ए के पास N0 एटम्स थे। अब कुछ टाइम बीता और ए हो गया डीके, कुछ ए के कुछ एटम्स टूट के बी बन गए। ओके, लेट ए हैव एक्स एटम्स आफ्टर टाइम टी। तो ए के पास N0 एटम्स थे, लेकिन टी टाइम के बाद ए के कुछ एटम्स टूट गए और अब ए के पास बचे हैं सिर्फ एक्स एटम्स। अब चिल्ड्रन अगर N0 एटम्स थे और अब सिर्फ एक्स एटम्स बचे हैं, तो जो एटम टूटे वो क्या बने हैं? बी। देयरफॉर बी विल हैव N0 माइनस एक्स एटम्स। देखो इसको ऐसा समझो, शुरुआत में ए के पास थे 10 एटम, मान लेते हैं ऐसा, शुरुआत में ए के पास थे 10 एटम, थोड़ी देर बाद ए के पास है 7 एटम, तो 10 से 7 एटम हो गए ए के, तो बी के कितने एटम होंगे? 3। 10 के 7 हो गए ना ए, तो 3 कहाँ गए? वो बी बन गए। तो वही लिखा है ना, ए के पास स्टार्टिंग में थे N0, फिर ए के पास हो गए एक्स, तो बी के कितने एटम्स बने होंगे? N0 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में दिया है कि बी और ए का रेशियो 0.3 है, तो बी के पास कितने हैं? N0 माइनस एक्स। और ए के पास कितने एटम्स हैं? N0 सॉरी एक्स। बी के जो एटम्स हैं
और ए के जो एटम्स हैं, तो बी के ये एटम है और ए के ये एटम है, इसका जो रेशो है वो 0.3 है। तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा। ओके, देयरफॉर n0 माइनस x इज इक्वल्स टू 0.3x। देयरफॉर n0 इज इक्वल्स टू 1.3x। Therefore, n0 डिवाइड बाय 1.3 इज इक्वल्स टू x। तो इस स्टेटमेंट के बाद, इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? इस स्टेटमेंट से पता चलता है आफ्टर टाइम t a विल हैव n0 डिवाइड बाय 1.3 एटम्स। तो t टाइम के बाद देखो a के पास थे n0, पर डीके होते 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 जब ये रेशो 0.3 हुआ तो अब ए के पास एटम्स है सिर्फ इतने। सो ए के इनिशियल एटम्स है n0, ए के एटम्स बचे n0/3 और टाइम कितना हो चुका है? t। ओके, तो चिल्ड्रन मैं अभी पेज पलट रहा हूं, आई एम जस्ट टर्निंग द पेज। तो चिल्ड्रन ए के पास थे n0 एटम्स, t टाइम के बाद ए के पास बचे n0/3 एटम्स। तो चिल्ड्रन हम सबको पता है that the atoms present now are given by initial atom into e to the power minus lambda t। ये हमको पता है, ठीक है। तो a के पास पहले कितने थे? n0 मतलब स्टार्टिंग में कितने थे? तो स्टार्टिंग में थे n0। n मतलब अब कितने बचे? बचे हैं n0 अपॉन 1.3 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो n0 n0 कट जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन 1.3 इज, चिल्ड्रन इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 1 अपॉन e टू द पावर लैम्डा टी। e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इसको ऐसा लिख देता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन 3 इज e टू द पावर लैम्डा टी। अब ले लेते हैं नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। नेचुरल लॉग ऑन both sides, तो natural logarithm of 1.3 is equals to natural logarithm of e to the power lambda t। so natural logarithm of 1.3, चलन ये natural logarithm और e कट जाते हैं, ये मैंने आपको properties of log में बताया था। तो बचेगा क्या? lambda t। तो t की वैल्यू मिल गई, natural logarithm of 1.3 अपॉन लैम्डा। therefore t की वैल्यू हो जाएगी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1.3। लैम्डा तो होता है, लैम्डा होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन हाफ लाइफ, करेक्ट। लैम्डा तो ये होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन हाफ लाइफ। तो लैम्डा की जगह मैं लिख सकता हूं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन हाफ लाइफ, ऊपर चला जाएगा। हाफ लाइफ टी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन में हाफ लाइफ की वैल्यू टी दी हुई है। सो दिस इज द आंसर। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ये चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चिल्ड्रन हमारे अगले क्वेश्चन में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसकी हाफ लाइफ है 20 मिनट और T1 टाइम के बाद जो एलिमेंट है वो 1/3 डीके हुआ है और T2 टाइम के बाद जो एलिमेंट है वो 2/3 डीके हुआ है। तो आपको बताना है T2 माइनस T1 कितना है। तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से, T1 टाइम के बाद 1/3 डीके हो जाता है और T2 टाइम के बाद 2/3 डीके हो जाता है। तो T2 माइनस T1 कितना? तो चलिए एक बार फिर से लिख देता हूं आपके लिए। अगर टाइम T1 हो गया है तो 1/3 डीके हो जाएगा, 1/3 विल डीके। तो T1 टाइम के बाद अगर 1/3 डीके हुआ है तो बचा कितना होगा? 2/3 बचा होगा। 2/3 विल सर्वाइव। अगर T1 टाइम के बाद 1/3 डीके हुआ होगा तो 2/3 सर्वाइव भी तो हो गया होगा T1 टाइम के बाद। तो चिल्ड्रन इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी।
तो 2/3 बच गए। n का वैल्यू वो होता है जो अभी प्रेजेंट होता है, तो 2/3 प्रेजेंट है, तो n0 ओरिजिनल था और n0 के 2/3 बच गए, तो 2/3 ऑफ n0 आर सेव्ड इक्वल टू n0 इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। n0 उड़ा देता हूं। ओके, अब एक काम करता हूं, इन दोनों को उल्टा कर देता हूं। तो 3/2 बन जाएगा 1 ई टू द पावर लैम्डा टी। देखो मैंने 3/2 को उल्टा कर दिया, सॉरी 2/3 को उल्टा कर दिया, 3/2 बन गया। तो इसका जो पावर है वो भी उल्टा हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है चिल्ड्रन, बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसको इस तरह से कर लो, इसको पहले 1 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी लिख दो, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी को 1 ई टू द पावर लैम्डा टी लिख दो, फिर 2/3 को उल्टा करो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं दोनों साइड पे लॉग ले लेता हूं। सो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 3/2 इज नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ई टू द पावर लैम्डा टी। तो चलो यहां से क्या हो जाएगा, ये नेचुरल लॉगरिथम और ई कट जाएंगे। सो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 3/2 बन जाएगा लैम्डा टाइम्स t1, क्योंकि t1 टाइम हो चुका है ना, टाइम कितना क्रॉस हुआ है t1, तो t की जगह t1, तो ऐसे t1 का वैल्यू मिल गया। तो t1 इज लैम्डा अपॉन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 3/2, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब t2 टाइम की चर्चा करते हैं। तो t2 टाइम के बाद क्या हुआ, 2/3 डीके हो गए। अगर 2/3 डीके हो गए तो 1/3 सर्वाइव हुए होंगे, 1/3 अभी भी बच गए हैं। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूं, अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं, इफ आई यूज दिस फॉर्मूला, तो n की वैल्यू यानी बचे हुए की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल्स टू n0 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये कट जाएगा, ये 1/3 को उल्टा करूंगा तो ये बन जाएगा 3, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी को उल्टा करूंगा तो ई टू द पावर लैम्डा टी। दोनों साइड्स अगर नेचुरल लॉगरिथम ले लूंगा तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 3, नेचुरल लॉगरिथम ई लूंगा तो ये तो उड़ जाएगा, लैम्डा t2, क्योंकि टाइम हो चुका है t2। तो ऐसे t2 की वैल्यू मिल गई, t2 की वैल्यू हो गई नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 3 लैम्डा। ये रहा इक्वेशन 2। तो हमें t1 की भी वैल्यू मिल चुकी है, t2 की भी वैल्यू मिल चुकी है। ओके, मैं अभी पेज बदलूंगा और t1 और t2 की वैल्यू एक बार फिर से आपके लिए लिख देता हूं। ओ सॉरी, चलो यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, t1 की वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी है मैंने, उल्टा लिख दी है। t1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 3/2 अपॉन लैम्डा। अब t1 की वैल्यू सही है, तो t1 की वैल्यू है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 3/2 अपॉन लैम्डा। ये तो थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, प्लीज इसे रेक्टिफाई कर लीजिए। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन में हमें पूछा गया था t2 माइनस t1 की क्या वैल्यू है, तो t2 की वैल्यू मिली थी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 3 अपॉन लैम्डा, माइनस t1 की वैल्यू मिली थी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 3/2 अपॉन लैम्डा। तो चिल्ड्रन एक काम करते हैं, 1 अपॉन लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 3/2 को मैं लिख देता हूं 1.5। 3/2 कैन बी रिटन एज 1.5, कोई बड़ा मैथ्स नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए बाई बी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2। अब चिल्ड्रन आपको पता ही है कि जो डीके कांस्टेंट है इसका फॉर्मूला होता है, मैं डीके कांस्टेंट का फॉर्मूला डाल रहा हूं। डीके कांस्टेंट की वैल्यू होती है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन हाफ लाइफ। ये जो अपॉन हाफ लाइफ है ये ऊपर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये हो गई इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 और नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 कट जाएगा, आंसर आ गया है हाफ लाइफ। तो t2 माइनस t1 की वैल्यू है हाफ लाइफ, और क्वेश्चन में दिया है हाफ लाइफ है 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स इज द आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडॉन का हाफ लाइफ 3.8 डेज है, कितने टाइम के बाद सिर्फ 1/20 रेडॉन के एटम्स अनडिकेड रहेंगे? सिर्फ 1/20 रेडॉन के एटम्स अनडीके होना चाहिए, बाकी सब डीके हो जाना चाहिए। ओके, तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, n इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो अनडीकेड एटम्स दिए हैं 1/20, तो जो n है मतलब अनडीकेड एटम्स, उनकी वैल्यू है n नॉट बाई 20। तो n नॉट थे और n नॉट बाई 20 अभी बचे हैं, इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। हमें ये टी पूछा है, द टाइम ना, हमें व्हाट इज द टाइम पूछा है, तो टाइम कितना है वो हमें निकालना है। तो n नॉट से n नॉट कट जाएगा। अब मैं 1/20 को उल्टा लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 20, और e टू द पावर माइनस लैम्डा टी को उल्टा लिख दूंगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर लैम्डा टी। अब दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम ले लेते हैं, तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 20 विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू टी। तो जो टाइम होगा वो हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 20 अपॉन लैम्डा। देयरफॉर जो टाइम होगा वो होगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 20 अपॉन लैम्डा होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन हाफ लाइफ, वो अपॉन हाफ लाइफ ऊपर चली जाएगी। तो जो टाइम होगा वो होगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ, चलिए ये 2 1 2 10 ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे लॉग लॉग काट के 1 10 ये लॉग की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, देखो क्वेश्चन में कुछ ये दिया है हमें, लॉग ऑफ ई टू द बेस 10 की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं इसका फायदा उठाने की कोशिश करूंगा, मैं 10 लाने की कोशिश करूंगा। तो मैं 20 को क्या कर दूंगा, 20 को लिख दूंगा 2 इंटू 10 अपॉन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 को एज इट इज लिखा, और हाफ लाइफ की वैल्यू दी है 3.8 डेज, तो आंसर हमारा डेज में आने वाला है। ओके, टाइम हमारा डेज में आएगा। तो चिल्ड्रन आप सब जानते हैं log of a into b, log of a into b can be written as log a plus log b upon natural logarithm of 2। तो ये आंसर आने वाला है। ओके, तो मैंने log 20 को क्या किया, 2 इंटू 10 लिख दिया। अब 2 इंटू 10 को ऐसा लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10। तो चिल्ड्रन ये हो जाएगा, ये log 2 और log 2 ये तो 1 हो जाएगा, log 2 डिवाइड बाय log 2 ये तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस log 10, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता फिलहाल, नेचुरल लॉग ऑफ 10 की वैल्यू नहीं पता, अपॉन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू तो अपने को बाहर होनी चाहिए 0.693 इंटू 3.8। अब चिल्ड्रन यहां पे ये चीज काम आएगी, log 10 e का वैल्यू दिया हुआ है, log ऑफ e टू द बेस 10 की वैल्यू दी हुई है 0.43, वो पीछे का 43 में छोड़ रहा हूं, log ऑफ e टू द बेस 10 की वैल्यू दी है 0.43। अब चिल्ड्रन आप log की प्रॉपर्टीज, पिछले वीडियो में मैंने जो log की प्रॉपर्टीज बताई थी वो log की प्रॉपर्टीज देखो। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, 10 को e के साथ और e को 10 के साथ, तो 10 ऊपर चला जाएगा और e नीचे आ जाएगा। देखो 10 और e इंटरचेंज कर दिया तो ये रिवर्स हो जाता है 1/0.43, और log टू द बेस e को हम क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 10 का वैल्यू है 1/0.43, ये मिल गया नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 10 का वैल्यू, उसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो t हो जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 10 का वैल्यू मिल गया है 1/0.43 इंटू 0.693 इंटू 3.8। अब इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। सॉल्व करके लगभग 16 दिन के आसपास आता है, मुझे ठीक से आंसर याद नहीं है और अभी सॉल्व करने का मेरा मूड भी नहीं है। आपको करना है तो आप कर सकते हो, मुझे तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर लो, अप्रॉक्सीमेटली 16 डेज के आसपास इसका आंसर आता है। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विल सर्वाइव आफ्टर 1 मीन लाइफ। तो क्वेश्चन देखने में बहुत भयंकर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछ ली है और हमने अब तक प्रोबेबिलिटी पढ़ी ही नहीं है। करेक्ट, इस चैप्टर में तो कम से कम हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं और इसने प्रोबेबिलिटी पूछ ली। चलो देखते हैं कैसे करना है। मुझे तो भाई एक ही इक्वेशन आता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, उसी का मैं इस्तेमाल करूंगा। n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब क्वेश्चन में लिखा है एक मीन लाइफ हो चुका है। क्वेश्चन में लिखा है ना एक मीन लाइफ हो चुका है, तो यानी कि जो t की वैल्यू है वो है 1 मीन लाइफ। और चिलन, पिछले वीडियो में मैंने आपको मीन लाइफ का फॉर्मूला बताया था। मीन लाइफ का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो जो टाइम है वो हो चुका है 1 अपॉन लैम्डा। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा और t का वैल्यू हो गया 1 अपॉन लैम्डा। तो ये 1 अपॉन लैम्डा और लैम्डा कट जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस 1। चिलन, ई टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0.37 होती है। देयरफॉर एन नॉट को नीचे ले आता हूं, ई टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू 0.37 होती है, 0.37। अब चिलन देखते हैं हमें मिला क्या है। ये है एटम्स विच सर्वाइव्ड, ये वो एटम्स है जो सर्वाइव हो गए, जो डीके नहीं हुए, और ये है ओरिजिनल एटम्स। तो एटम्स विच सर्वाइव अपॉन ओरिजिनल एटम्स, ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई ना ऑफ सर्वाइविंग। करेक्ट, सपोज 1000 लोग थे और 10 बचे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग? 10 अपॉन 1000। प्रोबेबिलिटी ऐसी निकालते हैं ना। सपोज 4 बॉल्स हैं, एक बॉल आपने निकाल ली, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी होगी 1 आउट ऑफ 4। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग। तो दिस एंटायर थिंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग है वो 0.37 है। अगर मैं परसेंटेज में लिखूं तो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग आफ्टर 1 मीन लाइफ, ये हो जाएगा 0.37 इंटू 100, 37%। तो 37% चांस है कि एक मीन लाइफ के बाद कोई न्यूक्लियाई सर्वाइव कर जाए, यानी डीके ना हो। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल है x1 और x2, उनके डीके कांस्टेंट है 10 लैम्डा और लैम्डा। तो अगर स्टार्टिंग में उनके सेम न्यूक्लियाई है तो उनके न्यूक्लियाई का रेशियो 1 अपॉन ई कितने टाइम के बाद हो जाएगा? यानी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x1 अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x2, 1 अपॉन ई कितने टाइम के बाद हो जाएगा? तो चलें इसको कुछ ऐसा करते हैं। मैं आपको फिर से समझाता हूं ठीक से क्वेश्चन। अब अगर हम x1 की बात करें तो मान लेते हैं x1 के न्यूक्लियाई जो अब बचे हैं वो है nx1। दिस इज द न्यूक्लियाई ऑफ x1 विच आर सर्वाइविंग आफ्टर टाइम t। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? n नॉट ई टू द पावर माइनस, इसके लैम्डा की वैल्यू है 10 लैम्डा इंटू टी। करेक्ट, तो इतने x1 के एटम्स बचे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं x2 के कितने एटम्स बचेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x2 विच डू नॉट अंडरगो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर n नॉट ई टू द पावर माइनस, इसके डीके कांस्टेंट का वैल्यू लैम्डा है। चलिए दोनों के n नॉट सेम है, x1 और x2 के इनिशियल न्यूक्लियाई सेम है। देखो यहाँ पे लिखा है सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली। तो रेशियो ले लेते हैं। देयरफॉर x1 के बचे हुए एटम अपॉन x2 के बचे हुए एटम हो जाएगा, n नॉट कट जाएगा, e टू द पावर 10 माइनस लैम्डा टी, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसकी वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन ई। देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x1 एंड x2 विल बिकम 1 अपॉन ई, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन ई दी हुई है। तो 1 अपॉन ई हो गया
ई टू द पावर -10 लैम्डा टी, और अगर ये ऊपर हो जाएगा तो प्लस लैम्डा टी हो जाएगा। इसको मैं ई इनवर्स लिख देता हूं, तो ई इनवर्स हो जाएगा ई टू द पावर -9 लैम्डा टी। इसका मतलब -1 और -9 लैम्डा टी सेम है, तो टी की वैल्यू हो गई 1/9 लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू आपको पता ही है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन हाफ लाइफ। तो ये आंसर है, हाफ लाइफ बाय 9 इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2। दिस विल गिव यू द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल विच हैज 10 to the power 12 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट और हाफ लाइफ है 1 आवर। तो चलिए हम सीधा सीधा क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनटू लैम्डा। तो एक्टिविटी हो जाएगी एटम्स प्रेजेंट है 10 to the power 12 और लैम्डा होता है 0.693, मतलब नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन हाफ लाइफ। तो एक्टिविटी हो जाएगी 10 to the power 12 इंटू 0.693 अपॉन हाफ लाइफ है 1 आवर। चलिए अगर ऐसा यूनिट्स में करना है तो 1 आवर को लिखना पड़ेगा 3600 सेकेंड्स। तो एक्टिविटी हो जाएगी 10 to the power, एक काम करते हैं इसको 2 0 उड़ा देते हैं, तो हो जाएगा 10 to the power 10 इंटू 0.693 अपॉन 36। 3 से कट करते हैं, 3 12 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ए हो जाएगा, चलन इसके 2 0 इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 to the power 8 और ये हो जाएगा 23.1 अपॉन 12। तो जो एक्टिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी 12 1 ज़ा 12, फिर 12 9 ज़ार 108, 3 0 12, लगभग 1.93 इंटू 10 to the power 8 डीके होंगे पर सेकेंड, यानी कि इसकी एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी है 1.93 इंटू 10 to the power 8 becquerel। तो दिस इज द आंसर ऑफ रेडियो एक्टिविटी।